हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में मेंडल ने बात की थी। दूसरा हम आज पढ़ेंगे मेंडल ने इतने सालों तक हमारे पी प्लांट के ऊपर काम किया था, पाइसन सताइवम के ऊपर, टोटल 7 ईयर्स तक का। पर उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कभी प्रूव ही नहीं किया गया कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब कर रहे हैं वो सही भी है, ये गलत है। और जब उन्हें प्रपोज किया गया कि एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया है, पर कोई पूरी दुनिया, कोई साइंटिस्ट उनके ऊपर यकीन करने के तैयार नहीं थे कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। तो कैसे मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, उसके लिए आपको आज का लेक्चर देखना पड़ेगा। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब को क्यों कहा जाता है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे मेंडल साहब की मदद की थी और उनकी रीडिस्कवरी करके उन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल साहब को बोला गया था। और हम पढ़ेंगे टीन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ेंगे क्रोमोसोम के टॉपिक के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात करते हैं मेंडल के सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। मतलब कि पहले जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक जीन को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कौन सा? प्लांट की हाइट का। प्लांट हमारा जो पी प्लांट था उसकी हाइट को उसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में अपने एक्सपेरिमेंट वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस में इस्तेमाल किया था। उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में मेंडल के, इसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। टू जीन मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे टू जीन की अलग अलग बात हो रही है। तो देखते हैं मेंडल ने कौन कौन से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में किया यूज। मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड पी प्लांट विद डिफरेंट टू ट्रेट्स को यहाँ पे चुना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को। फर्स्ट आ जाएगा हमारा राउंड शेप, दूसरा आ जाएगा हमारा येलो सीड। मतलब कि यहाँ पे मेंडल ने क्या क्या चुना? सीड की शेप को और सीड के कलर को अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम क्यों कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम आगे के लेक्चर में देखेंगे उसे। राउंड शेप का यहाँ पे क्या रहेगा? शेप रहेगा, और येलो कलर के हमारे सीड रहेंगे। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या चुना उसने? दूसरा जीन को एक तो चुना हमारा व्रिंकल शेप हमारा सीड का, और उसका कलर चुना हमारा ग्रीन सीड्स का। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे हमारा, और देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या बनता है। Mendel's second experiment was cross-pollinated between the pea plant with homozygous round and yellow seeds and homozygous wrinkled and green seed। अब होमोजाइगसली मतलब क्या होता है? दो आइडेंटिकल जैसे एलील हमें क्या कहते हैं? हम यहाँ पे होमोजाइगस कहेंगे। मतलब कि कैपिटल आर हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे राउंड सीड्स के लिए, राउंड शेप सीड्स के लिए, और येलो सीड कलर के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राउंड और येलो कलर का सीड। दूसरा आ जाता है हमारा रिंकल्ड ग्रीन सीड। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिंकल शेप हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, और ग्रीन सीड का कलर जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल वाई से। अब तो आपको समझ आ ही क्या होगा कि दो जब हम यहाँ पे होमोजाइगस जीन को क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तब हमें यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग देखने को मिलता है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे मैं कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब कि राउंड और येलो सीड्स से क्रॉस कराएंगे हम रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जो कि क्या रहेगा? राउंड और येलो सीड्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोजाइगस हमें यहाँ पे कंडीशन देखने को मिली। क्या मिलेगा? राउंड एंड येलो सीड्स। इसी का मेंडल ने क्या किया? फिर सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, सेकंड जनरेशन के लिए तो सेल्फिंग कराएंगे किसका? हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, उसी के साथ क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? चार ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर। कौन कौन से? फर्स्ट तो मिलेगा हमारे राउंड और येलो सीड, सेकंड मिलेगा हमें व्रिंकल एंड ग्रीन सीड, थर्ड हमें मिलेगा यहाँ पे व्रिंकल एंड येलो सीड। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा हमें मिलेगा यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन सीड कलर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, उससे मेंडल ने क्या कंक्लूड किया उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझते हैं। तो मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? हमारे जो क्रॉस किया था हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर, क्या क्या ऑब्जर्व किया? जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा उसमें सारे के सारे हमें क्या मिले थे? पेरेंटल ट्रेट मिल रहे थे। कौन कौन से? फर्स्ट में मिला था येलो डोमिनेंट ओवर द ग्रीन ट्रेट, मतलब कि जो हमारा येलो कलर था वो डोमिनेंट ओवर था हमारे ग्रीन वाले कलर के ऊपर। ठीक है, दूसरा था हमारा राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल शेप सीड, मतलब कि जो राउंड कलर का सीड शेप था हमारा वो डोमिनेंट था रिंकल शेप सीड के ऊपर। अब मेंडल ने क्या बताया? हिडन ट्रेट इन फर्स्ट जनरेशन इज रिपीटेड एंड अनचेंज्ड इन द सेकंड जनरेशन। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में मिला था राउंड एंड येलो सीड, वो
जब उसको हम सेल्फिंग कराएंगे सेकेंड जनरेशन के लिए, तो उसमें सारे हमें क्या मिले, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे हमें रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों ट्रेड वहां पे देखने को मिले, विदाउट कोई ब्लेंडिंग। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आधा हमें व्हाइट येलो मिल रहा है, आधा हमें ग्रीन मिल रहा है, या फिर कुछ अलग कलर का हमें मिलकर ब्लू कलर मिल रहा है, इससे मिल, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई अनचेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हिडन जो हमारे छुपे हुए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर रेसिव ट्रेड, वही हमारे सेकंड जनरेशन के अंदर सारे के सारे में देखने को मिल रहे हैं। रेसिव मिल रहा है और डोमिनेंट भी मिल रहा है, ठीक है, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं प्यूनेट स्क्वायर के अंदर हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, या डाई क्यों लिखा गया, यहाँ पे दो अलग अलग जीन की बात हो रही है, क्रॉसिंग करके हमें कुछ यहाँ पे हाइब्रिड मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग मिला उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इसका हम फिनोटाइप निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, राउंड और येलो। क्यों कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा राउंड एंड येलो। अब यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल किया मैंने डोमिनेंट के लिए, कि जो भी डोमिनेंट यहाँ पे दिख रहे कैरेक्टर सारे ब्लू से मैंने लिखे गए हैं, और जो रेड वाला है जो कि सारे सारे रेसिसिव कैरेक्टर हमने इसे बॉक्स के अंदर लिखा है प्यूनेट स्क्वायर के अंदर। अब जो हमारा गैमेट यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है, इससे कौन कौन से हमारे गैमेट आ सकते हैं उसको देखते हैं। तो एक तो गैमेट आ सकता है हमारे यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा आ सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, और चौथा आ सकता है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल और फीमेल को हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे दोनों गैमेट पेरेंट्स की, और देखते हैं हमें कौन कौन से यहाँ पे ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉस कराएंगे ये दोनों का, तो इससे हम क्या मिलेगा, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल वाई, ये हमारा ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। वैसे हम सेकंड वाले के यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ जाएगा इसका जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये अगर क्रॉस करेंगे तो हमें ये वाला ऑफस्प्रिंग मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे ये वाला रेशियो में मिलेगा। वैसे ही करके पूरे का हमने यहाँ पे क्रॉस कराया, तो इतने हमारे यहाँ पे कितने टोटल 16 ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इन सब के बेसिस पे यहाँ पे निकालेंगे, और देखेंगे कितने हमें राउंड मिल रहे हैं, कितने हमें रिंकल मिल रहे हैं, कितने हमें येलो सीड कलर मिल रहे हैं, कितने हमें ग्रीन सीड कलर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं हमारा राउंड और येलो हमें कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एक राउंड और येलो कलर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे राउंड और येलो, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, कैपिटल वाई। अगर यहाँ पे स्मॉल वाई है मतलब यहाँ पे वो रस्सी हो जाएगा, तो कैपिटल वाई जो इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन, कैपिटल आर जो हमारा राउंड शेप करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमारा क्या डिनोट करेगा हमारे यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो ये अभी आ जाएगा हमारा कौन सा, राउंड एंड येलो वाला, ठीक है। तीसरा आ जाएगा हमारा ये भी आ जाएगा हमारा राउंड एंड येलो कलर। चौथा आ जाएगा हमारा ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी चौथा हमारा क्या आ जाएगा, शेप जो रहेगा यहाँ पे राउंड रहेगा और कलर जो रहेगा यहाँ पे येलो रहेगा। और ढूंढते हैं, ये वाला आ जाएगा हमारा राउंड एंड येलो, और ये राउंड एंड येलो आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आएगा, बस इतने आ सकते हैं हमारे राउंड एंड येलो। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 यहाँ पे हमें ऑफस्प्रिंग जो है हमारे राउंड एंड येलो के रेशियो में हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 आउट ऑफ 16, ठीक है, हो गया हमारा राउंड एंड येलो। अब इसके बाद हम देखते हैं राउंड एंड ग्रीन हमें यहाँ पे कितने मिलते हैं, ठीक है। राउंड आ जाएगा हमारा शीट का शेप और ग्रीन आ जाएगा हमारा सीट का कलर। तो इसके लिए हमें क्या हमारे यहाँ पे जीनोटाइप होना चाहिए, राउंड के लिए होना चाहिए कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हमारे यहाँ पे क्या है, रस्सी यहाँ पे है, तो इसके लिए हमें चाहिए हम यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्मॉल वाई। तो इसको देखते हैं हमारे 16 में से कितना हमारा जो यहाँ पे है वो हमारा राउंड एंड ग्रीन सीड, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पे हमारे जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैपिटल आर कहाँ पे दी, कैपिटल आर ये वाला एक हमारा राउंड एंड ग्रीन सीड हुआ, और देखते हैं हम ये हमारा राउंड ग्रीन सीड हुआ, और कहीं पे है ये हमारा राउंड ग्रीन सीड हुआ। यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा राउंड। यहाँ पे रिंकल यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई दिया हुआ है। यहाँ पे 3 हमें कैरेक्टर क्या मिलेंगे, स्मॉल वाई वाले हमारा ग्रीन आ जाएगा, और 3 कैपिटल आर यहाँ पे मिलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा राउंड शेप। तो कितने मिल रहे हैं यहाँ पे हमें 3, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मिल रहे हैं हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर 16 में से हमारे यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन कलर यहाँ पे हमें ऑफस्प्रिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिंकल्ड एंड येलो सीड, हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं उसको देखते हैं हम।
रिंकल के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, और येलो के लिए क्या चाहिए, हमें कैपिटल वाई चाहिए, ठीक है। तो जब हम इनका यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑफस्प्रिंग यहाँ पे ढूंढेंगे, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग क्या होना चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक यहाँ पे हमें दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारे कैसे हमारे ऑफस्प्रिंग है, रिंकल्ड एंड येलो। हमारा स्मॉल आर यहाँ पे हमारा रिसेसिव ट्रेट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि आएगा हमारे रिंकल्ड के लिए। रिंकल्ड आया था हमारा स्मॉल आर और यहाँ पे राउंड आ जाता है हमारा कैपिटल आर। अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो येलो कलर है वो आ जाएगा हमारा कैपिटल वाई, और ग्रीन कलर आ जाएगा हमारे यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है। तो अगर हम इसके बेसिस पे यहाँ पे निकाले कि रिंकल्ड क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे स्मॉल आर जो है हमारे यहाँ पे रिंकल्ड आ जाएगा, कैपिटल वाई आ जाएगा हमारा येलो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिंकल्ड येलो, यहाँ पे हमें जीनोटाइप देखने को मिल रहा है हमारे ऑफस्प्रिंग का। तो 3 आउट ऑफ 16 मतलब 16 में से हमें यहाँ पे 3 जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे हमें क्या मिला, रिंकल्ड और येलो कलर के मिल रहे हैं। लास्ट ऑफस्प्रिंग आ जाएगा हमारा रिंकल एंड ग्रीन, जो कि हमें एक ही मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। जो हमारा रिंकल्ड ग्रीन सीड है उसके लिए हमारा जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें एक ही देखने को मिल रहा है हमारे पूरे 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर से, सिर्फ एक यहाँ पे। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर निकालना चाहते तो क्या करेंगे, हम 16 से चारों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या रेशियो मिलेगा हमारा फिनोटिपिक रेशियो, 9:3:1, यह आ जाएगा हमारा फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर हम इसका जीनोटाइप निकालना चाहे तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप दिए गए हैं। हम इसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर निकाला गया कि हमें यहाँ पे कौन कौन से फिनोटाइप मिल रहे हैं। अगर हम इसका जीनोटाइप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जीनोटाइप जो है हमारा इस पीनट को जो हमारा ऑफस्प्रिंग निकला है उसमें हम जीनोटाइप कैसे निकाल सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है कितना जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसका जो जीन है अंदर वो कितने बार प्रोड्यूस हो रहा है। हम पूरे को क्या करेंगे, 16 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमारा रेशियो बनता है, 1:2:1:1:2:1:1। ये हमारा बनता है जीनोटाइपिक रेशियो हमारे इस क्रॉस का। ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस क्या बनता है, हमारा यहाँ पे जीनोटाइप बनता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हमारा यहाँ पर निकाल सकते हैं 16 गैमेट के फॉर्मेशन से, और दूसरा निकाल सकते हैं हमारे यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कौन कौन से फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर हमारा क्या रेशियो बनेगा, और जीनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे जीनोटाइप के हमारे 16 ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप के ऊपर हमारा कैसा रेशियो यहाँ पे फॉर्म होगा। दोनों का आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हमारा जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो हमारा बनता है यहाँ पे हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस पीनट स्क्वायर के बेसिस के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है कि कैसे हम यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीनट स्क्वायर। ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसको खुद भी अगर करके देख सकते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में बोर्ड्स में भी आते हैं कि हमें पीनट स्क्वायर निकाल के दीजिए। हमारे कोई भी आपको 2 पेरेंट्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस के जरिए पीनट स्क्वायर में यहाँ पे हमारा बना के दिखा है हमारे बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो पूछ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, क्यों क्या होता है। मेंडल ने जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस जो उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट था, 2 ट्रेट्स के ऊपर कौन कौन से ट्रेट लिया उसने, एक तो लिया हमारा शीट का शेप राउंड होगा या व्रिंकल्ड होगा, उन किसके जीनोटाइप के बेसिस के ऊपर, कैपिटल आर होगा हमारे राउंड के लिए, स्मॉल आर होगा हमारे व्रिंकल के लिए, व्रिंकल शेप के लिए। और दूसरा क्या चुना उसने, सीड का कलर येलो होगा तो क्या चुनेगा, कैपिटल वाई, ग्रीन कलर होगा तो क्या चुनेगा, सीड का स्मॉल वाई। तो जब यहाँ पे कोई हम 2 पेयर के ट्रेट्स को कंबाइन करते हैं हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कराना। जब हम यहाँ पे राउंड को क्या कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे हमारे किसके साथ, येलो कलर सीड के साथ किसी और का यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिड कराएंगे। जैसे हो गया हमारा स्मॉल वाई, दोनों का क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे कुछ, और नया ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम लास्ट लेक्चर में देखा है। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिले हैं, टोटल कितने मिले, 16 ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिले लास्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि अगर जब हम एक साथ रहेंगे तो क्या करेंगे, एक चीज को कोई फिनोटाइपिक रेशियो को वहाँ पे शो करेंगे, कोई एक फिनोटाइप को वहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो राउंड कलर सीड का शेप है, राउंड शेप का हमारा सीड है,
कैपिटल वाई क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा ग्रीन कलर का सीड का कलर है, ठीक है। तो शेप और कलर दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग पेयर के ट्रेड्स है, कंबाइन करके हम बना रहे हैं यहाँ पे एक हाइब्रिड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सेग्रीगेट करके देखेंगे क्या होता है। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था हमारे लास्ट क्लास के ऊपर हम पढ़े थे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो उसे। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें यही बताया गया, जब तक अगर हम जो कैरेक्टर है हमारा अगर वो सेम साथ है, मतलब अगर दोनों साथ साथ में, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये हमारा राउंड के लिए, ये हमारा येलो कलर के लिए, जब तक दोनों साथ है यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारा, राउंड और येलो कलर हमारा सीड यहाँ पे शो हो रहा है। राउंड सीड का शेप रहेगा, येलो कलर का हमारा सीड का कलर रहेगा। अगर जब ये दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे, अपना अलग अलग गैमेट लेके चले जाएंगे, तो अब ये दोनों इंडिविजुअली मतलब इंडिपेंडेंटली अलग अलग यहाँ पे जब अलग हो जाएंगे सेग्रीगेशन के बाद, तो क्या करेंगे, अपना अपना अलग से फिनोटाइप्स यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ तो साथ में हो रहा था, हाइब्रिड बन रहा था, पर जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा राउंड शो होगा और यहाँ पे हमारा येलो कलर सीड का शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जब कोई अगर हम दो अलग अलग ट्रेड को यहाँ पे कलर और शेप को क्या करें, हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड मिलेगा। पर अगर हम सेग्रीगेशन कर देते हैं वन कोई अलग अलग फैक्टर कैरेक्टर्स के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दोनों यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएंगे और अदर पेयर हमारा कैरेक्टर का बन जाएगा। साथ में तो क्या बन रहा था, राउंड और येलो के नाम से डिनोट किए जा रहे थे। इंडिपेंडेंटली जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो अलग हमारा कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा कि ये सिर्फ राउंड के लिए हो रहा है, ये सिर्फ येलो कलर सीड का हो रहा है। यहाँ पर वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ असॉर्टमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट। इसके बाद हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन अ पेरेंटल जनरेशन। मतलब जब हम पेरेंटल जनरेशन में जाएंगे तो जैसे हमारा ये पेरेंट 1 है, ये हमारा पेरेंट 2 है, तो इसमें जनरेशन में कैसा हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, इससे हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे दो गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इससे निकालेंगे स्मॉल आर, इससे निकालेंगे स्मॉल वाई, ठीक है। ये तो हमारे आ जाएंगे पेरेंटल जनरेशन गैमेट। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे और हमें मिलेगा एक हाइब्रिड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें मिलेगा हाइब्रिड, एक हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन कर देंगे हमारे फर्स्ट जनरेशन के लिए, ताकि इससे हम क्या करा सके, सेल्फिंग करा सके दूसरे के लिए। तो हम इसका गैमेट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये अपने आप को सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग चार फॉर्म में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ये हमारे चार अलग टर्म बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक गैमेट की पॉसिबिलिटी बनने की है 1/4%, मतलब कि 25% ही चांसेस है कि एक गैमेट यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिड जीन के कारण, ठीक है। ये हो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बाद मूव करते हैं हमारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेंडल के वर्क को कब पहचाना गया हमारे साइंटिस्ट की दुनिया में। जो बायोलॉजी का वर्ल्ड था उसमें हमारे साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल को कब पहचाना गया, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उसको हम जानते हैं। मेंडल ने क्या किया, उसको सारे के सारे जितने भी उसके लॉ थे, एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन और प्रिंसिपल ऑफ असॉर्टमेंट करेक्शन और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सारे के सारे जितने भी लॉ हमने एक्सपेरिमेंट अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, उतने सारे लॉ को हमने एक्सप्रेस कर दिया मेंडल ने 1865 के अंदर। बट ऐसा क्या हुआ कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था, जितने भी उसने लॉ दिए गए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या गए थे, मतलब रिकॉग्नाइज किए ही नहीं जा रहे साइंटिस्ट थे। तब साइंटिस्ट मानने को तैयार ही नहीं थे कि साइंटिस्ट जो इसने एक्सपेरिमेंट किया मेंडल जी ने, वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रू है। 1900 तक के कोई उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी साइंटिस्ट और एनी बायोलॉजिस्ट, एनी जूलॉजिस्ट, यहाँ पे कि सही कथन है या नहीं है कि मेंडल ने जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सही है या नहीं है। कोई जानता ही नहीं था कि मेंडल जो है वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे, उस टाइम ऐसा कोई वर्ड भी नहीं था। सारे सारे साइंटिस्ट जो अधिकतर जो है वो डार्विन थ्योरी, जो हमारी इवोल्यूशन की थ्योरी है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इवोल्यूशन, उससे हम पढ़ेंगे कि सारे साइंटिस्ट सबका ध्यान क्या था इवोल्यूशन के बारे में, कि इवोल्यूशन वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ये सबका ध्यान जो था इवोल्यूशन की तरफ था, जेनेटिक्स के ऊपर तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। इसलिए जो मेंडल का वर्क है वो ज़्यादा पब्लिश ही नहीं हो पाया जल्दी, और वो बताना चाहते थे पर लोग उस बात में विश्वास ही नहीं करना चाहते कि हाँ ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो 1865 तक उनका जो वर्क उन्होंने पब्लिश किया था, 1900 मतलब 1900 तक के वो वर्क जो रहा वो अनपब्लिश्ड रहा, किसी के ध्यान में नहीं आया कि मेंडल जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, एक और भी रीजन इसका, एक तो यहाँ पे था इवोल्यूशन की थ्योरी, कि इवोल्यूशन जो डार्विन जो बताया था इवोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हमारी धरती बनी, कैसे हम कहाँ से आए, उसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे साइंटिस्ट। पर कुछ और भी फैक्टर्स है जिसके बारे में मेंडल को क्या किया गया, यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कराया गया उसकी थ्योरीज को। फर्स्ट रीजन क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस
was not occupied due to the lack of physical proof, मतलब कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रूफ यहाँ पे नहीं था कि जो हमारा फैक्टर, जो टर्म हमारे मेंडल ने ढूंढा था कि फैक्टर ही ऐसा चीज है जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है बाय द हेल्प ऑफ जीन। जीन क्या होता है? जीन का दूसरा नाम होता है हमारा फैक्टर, जो कि हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बनाता है कि हमारे हेरिडिटी मटेरियल को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर भेजना बाय जनरेशन। उस टर्म को मेंडल ने फैक्टर कहा था, पर इसका कोई फिजिकल प्रूफ ही नहीं था कि फैक्टर जो है यहाँ पे वही है जो हमारा जनरेशन बाय जनरेशन चेंज करता है, वेरिएशन लाता है हमारे जीन के सारे। ठीक है, ये कहा पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट उसका गलत हो गया। दूसरा, मेंडल्स प्रिंसिपल स्टेटिंग पेयर ऑफ एलील्स डू नॉट ब्लेंड डिडंट थ्रू आउट द यूनिवर्सली ट्रू, मतलब कि मेंडल ने क्या कहा था, कोई भी यहाँ पे ऐसे ब्लेंडिंग प्रोसेस नहीं हो सकती। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के अंदर कि उसमें कुछ ना कुछ 50-50% क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, और को डोमिनेंस के अंदर तो पूरा 100% यहाँ पे ब्लेंडिंग ही हो रही है, कुछ नया ऑफस्प्रिंग ही देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा मेंडल का ये भी यहाँ पे क्या गया, कथन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही। मेंडल ने कहा था कोई भी एलील जो है वो सेग्रीगेट हो जाएगी पर अलग यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होगी। पर हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के अंदर क्या देखने को मिला, यहाँ पे एलील जो है वो ब्लेंड होता दिखाई दिया। AB ब्लड ग्रुप का हमने एग्जाम्पल लिए थे, और हमारा स्नैपड्रैगन फ्लावर, उसके अंदर क्या हो रहा था, व्हाइट और रेड फ्लावर को मिलाने से हमारा पिंक फ्लावर बन रहा था। ठीक है, उसमें यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही थी, तो ये भी कथन जो है मेंडल का वो यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड पॉइंट क्या इस्तेमाल किया गया, यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज नॉट बीन एक्सेप्टेड। आप ही बताइए कि बायोलॉजी के अगर मेथड के अंदर अगर आप मैथमेटिक्स का यूज करोगे तो उसका कोई फायदा है? पर मेंडल ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। PCMB के वो स्टूडेंट थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, चारों भी वो मास्टरी चैंपियन थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैथ्स का इस्तेमाल करके अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में बायोलॉजी के साथ कंबाइन करके अपनी थ्योरी को आगे प्रपोज किया गया था। पर मेंडल ने आपको बताया था कि यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर कोई भी मैथमेटिक्स यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी फिनोमेनन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सिर्फ बायोलॉजी का टर्म ही उसके अंदर आने चाहिए, कोई मैथमेटिशियन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये कुछ रीजन थे हमारे मेंडल के कि यहाँ पे इसका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पर आपने सोचा, मैंने क्या बोला फर्स्ट लाइन के अंदर कि 1865 से लेके 1900 तक के मेंडल का जो वर्क है वो पब्लिश नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। पर 1900 के बाद, मतलब 1900 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इनका वर्क जो है वापस से रिकॉग्नाइज किया गया, पब्लिश किया गया, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ 1900 के बाद, मतलब 1900 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेंडल की जो डिस्कवरी थी वो सब कुछ सच मानी जा रही थी, मतलब वो सब सही कह रहे थे मेंडल उस टाइम। क्या हुआ, इन 1900 3 साइंटिस्ट हिगो डी बेरिस, कॉरेन एंड वॉन टेकमैन independently rediscover Mendel's result on the basis of inheritance of character, मतलब कि उन्होंने क्या किया गया, 1900 के बाद ये सब तीनों साइंटिस्ट जो थे हमारे हिगो डी बेरिस, कॉरेन वॉन टेकमैन ने क्या किया गया, तीनों जो साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ पे वो उन्होंने रीडिस्कवर किया गया सारे मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उनके कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर। ठीक है, इनहेरिटेंस लॉ, डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टर्म फैक्टर, इसको हम जीन कहते हैं, जो कि हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो कि हेरिडिटी मटेरियल हमारा ट्रांसफर करता है जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर। तो इन्होंने पता लगाया कि जो भी मेंडल साहब उस टाइम कह रहे थे 1865 में जो भी उन्होंने लॉ दिए थे वो सारे के सारे अधिकतर ट्रू माने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो हमारा साइंस का नॉलेज था साइंटिस्ट का, वो बहुत ज्यादा दुनिया में आगे चला गया था, मतलब बहुत साइंस ने बढ़ोतरी ली थी। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार हो गया था, क्रोमोसोम भी यहाँ पे पता चल गए थे, क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, बहुत सारा हमारा साइंस जो है वो आगे चला गया दुनिया में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कथन जो कहे थे मेंडल ने 1865 के अंदर वो बहुत सारे यहाँ पे ट्रू, मतलब प्रूव माने जा रहे थे कि यहाँ पे वो प्रूफ थे कि मेंडल ने सही ही कहा था कि फैक्टर ही ऐसा जीन है जो कि, मतलब फैक्टर ही वो टर्म है जो कि हमारे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में हमारे हेरिडिटी मटेरियल को, मतलब कोई हमारे अंदर कुछ चीज हमारी जिसको हम कहते हैं जीन, उसको ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, पेरेंट्स बाय ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बाय अदर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब अगर हम आगे पढ़ने से पहले कुछ हम क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम को इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं क्रोमोसोम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, हमारे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज अ थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है हमारा, जिससे हमारा पूरा क्रोमोसोम बना होता है, उससे हमको हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, कहाँ से आया, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है,
हमारा जो सेल होता है कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसके अंदर पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं हमारा क्रोमोटीन, जिससे हमारा क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर से पूरा बना होता है क्रोमेटिन की। अगर हम इसे और थोड़ा खोल देंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे डीएनए बन जाता है। तो हम कहते हैं डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हमारा जीन, जिसके हम बात करते हैं ना फैक्टर, वो इसके अंदर पाया जाता है हमारा। ठीक है, कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं हमारे क्रोमेटिन फाइबर के। फर्स्ट तो आ जाएगा हमारा डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसी के साथ होता है हमारा दूसरा आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आ जाएगा हमारा प्रोटीन, जिसके अंदर आता है हमारे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन पॉलीमर प्रोटीन, जिसका बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारे जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। उसके अंदर हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बारे में और इस तरीके से जानेंगे। यहाँ से आपको इतना याद रखना कि प्रोटीन के अंदर जो हमारा क्रोमेटिन होता है उसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक हो जाएगा हमारा हिस्टोन, दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन हिस्टोन। ठीक है, जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो कब हमारे फॉर्म होता है हमारे सेल के अंदर, जब हमारा सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में, मतलब जब हमारा सेल डिवीजन होने वाला होता है उससे पहले एक सिंथेटिक फेज होता है। सिंथेटिक फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, जिसमें सेल जो है पूरी तरीके से दिखाई देता है हमारे उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। उस टाइम हमें यहाँ पे क्रोमेटिन देखने को मिलता है। यहाँ पर तो हमने देख लिया क्रोमेटिन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में और क्या क्या हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, वो कैसे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा क्रोमेटिन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, इससे हमारा क्रोमेटिन जो है बनाता है हमारे क्रोमोसोम को। ठीक है, क्या कहता है हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड से मिलकर बनता है, पर ये थ्रेड जैसा नहीं होता, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर। हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है रॉड शेप का, जो कि क्रोमेटिन को क्या कर लेता है अपने ऊपर बाइंड करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है रॉड शेप का। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, फाउंड व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंस टुगेदर व्हेन द सेल्स अबाउट टू डिवाइड, मतलब कब बनता है, जब हमारा क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है एक साथ, जब हमारा सेल अबाउट टू डिवाइड होने वाला रहता है तब हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे क्रोमेटिन में होता है, जब वो क्या कर सकता है एक साथ कंडेंस हो जाता है और बना लेता है हमारा क्रोमोसोम, कब, जब हमारा सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है, कब, हमारे एस फेज के पास। ठीक है, composed of DNA and nuclear protein where the gene was located, मतलब कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारा डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन से। जीन का काम कर जिसका हमारा क्या वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, उसी टर्म को हम कहते हैं जीन, जो कि मेंडल ने फैक्टर के टर्म में खोजा था, उसको आज के टर्म में हम जीन कहते हैं, जो कि हमारी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोली जाती है। इसके कारण जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स के गैमेट के फॉर्मेशन के बाद गैमेट के सहारे हमारे जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता है इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फिक्स्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो होता है क्रोमोसोम का नंबर, ये कितना क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा वो फिक्स होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन बीन के अंदर 46 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर उसको हम पेयर फॉर्म में देखें तो क्या होगा, 23 पेयर का क्रोमोसोम पाया जाएगा हमारे ह्यूमन बीन के अंदर। और अगर हम मेंडल के पी प्लांट की बात करें तो उससे पाया जाएगा हमारा 7 क्रोमोसोम। ठीक है, तीसरा आया था हमारा एग्जांपल फ्रूट फ्लाई, इसके अंदर 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट फ्लाई के बारे में हम और आगे आगे बात करेंगे हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि किया था टीएच मॉर्गन ने, जो कि साइंटिस्ट है, जो कि इसी टर्म के ऊपर बात करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्होंने चुना था फ्रूट फ्लाई को। अब क्यों चुना था, क्यों इसे फ्रूट फ्लाई ही चुना इन्होंने, क्या फ्रूट फ्लाई से एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं क्रोमेटिड्स के बारे में। मतलब क्रोमेटिड क्या होता है, इसमें क्या करेगा एस फेज में हमारा क्रोमेटिड, तो सेल साइकिल का 3 टाइप में होता है हमारा G1, G2 और एस फेज। एस फेज के अंदर हमारा जो क्रोमेटिड होगा वो यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, जो क्रोमोसोम रहेगा वो डुप्लीकेट करेगा और अपनी खुद की कॉपी बनाएगा उसके अंदर, क्योंकि जो हमारा एस फेज होता है उसका हमारा G2 फेज आ जाएगा, जिसके बाद हमारा सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर आपको एक कोई यहाँ पे आपका सामान है, खाने वाले 2 है, तो आपको 2 हिस्सा करके उसको देना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो अपने आप को डिवाइड करता है अगले स्टेज में जाने से पहले इंटरफेस एस फेज के अंदर। कि जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, चाहे वो एक क्लास में एक टीचर है, उसमें 50 बच्चे हैं, अगर उसका एग्जाम उसे ऑफलाइन लेना है, पेपर एक ही है, बच्चे 50 है, तो ऐसा तो नहीं एक एक बच्चे को देते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक पेपर की हम क्या करेंगे, फोटो कॉपी कर लेंगे 50 और उसको पूरा बच्चों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, उसका एग्जाम ले लेंगे। ठीक है,
क्या करेगा, हमारे क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कॉपी कर देगा हमारा सेल इंटरफेस एस फेज के अंदर, और क्या करेगा यहाँ पे क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि सेम हमारे सेल डिवीजन में काम आएंगे अगले स्टेज G2 के लिए। जो कंडेंस मटेरियल रहेगा हमारे सेल के अंदर वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और यहाँ पे सेल जो है वो आराम से डिवाइड हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। फिर वापस से हमारा जीवन चालू होगा, फिर हमारा एस फेज आएगा, फिर क्रोमेटिड डिवाइड होगा, फिर G2 फेज में वहाँ पे सेल डिवीजन हो जाएगा। ऐसी करके साइकिल जो है वो चलते रहेगा। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं क्लास 11 पढ़ाऊंगा आपको सेल साइकिल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेंट्रोमेयर के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोमेयर के बारे में। ये सेंट्रोमेयर क्या होता है मैं आपको बताना भूल गया नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि क्रोमेटिड जो होता है हमारा सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिड को करके, मतलब जो क्रोमोसोम रहेगा उसको डुप्लीकेट करता है हमारे क्रोमेटिड फाइबर को, और वहां पे हमारा सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है। मतलब कि ये हमारा क्रोमेटिड है एक, तो उसी क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा और अपने जैसे यहाँ पे क्रोमेटिड बनाएगा। उस टर्म को, ये टर्म होता है हमारा, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। वही बताया गया यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब कि क्या करेगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दोनों को क्या करेगा, एक साथ सेंट्रोमेयर जो है वो बांध के रखेगा एक बैंड के अंदर। उसी टर्म को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, कनेक्ट टू सिस्टर क्रोमेटिड इन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं दोनों के अंदर, कि उनको लगता है ये दोनों सेम ही है, कि सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक ही बात होती है। जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल क्रोमोसोम, मतलब कि हमारा एक पेरेंट का क्रोमोसोम रहेगा फादर का, एक रहेगा हमारे मदर का। हाफ ऑफ नंबर में यहाँ पे क्रोमोसोम जो है पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड में, वन हाफ ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम, मतलब कि एक क्रोमोसोम को क्या करेगा, वो डुप्लीकेट करेगा, उस टर्म को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के सेट जो पापा से आएगा, एक आएगा मम्मी से, उसको हम कहते हैं दो अलग अलग क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो दोनों के आइडेंटिकल नहीं होते, पर जो तो कैरेक्टर्स होते हैं, सीक्वेंस होती है वो सेम होती है। सेकंड पॉइंट वही दिया है, कैरी सेम सीक्वेंस ऑफ अ जीन, मतलब कि अगर मम्मी का यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आई कलर दिए तो पापा के से भी आई कलर ही होगा। ऐसा नहीं कि हेयर कलर आ जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। सेम जीन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। सिस्टर क्रोमेटिड में क्या दिया है, जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की एकदम फोटोकॉपी रहेगी। पर इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है, एक मम्मी से आया है एक पापा से आया है क्रोमोसोम, दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, ठीक है। पेयर अप विद ईच अदर ड्यूरिंग द मियोसिस, मतलब ये मियोसिस के टाइम पे क्या रहेगा, दोनों पेयर फॉर्म में रहेंगे, और जैसे सेल डिवीजन होगा दोनों अलग अलग हिस्सों में चले जाएंगे, अलग अलग सेल्स के अंदर। हेल्प इन अ सेल डिवीजन, ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, और ये सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं हमारे सिस्टर क्रोमेटिड। दूसरा हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप विद ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम ये पेयर में रहेंगे। दूसरा एलील्स ऑफ अ जीन में भी सेम और डिफरेंट, मतलब कि इसके जो एलील है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हमने एलील के बारे में बात की थी, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है उसमें हमने एलील के बारे में बात की थी, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब आ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। एलील का मतलब क्या होता है, एलील का मतलब होता है साइट इज डिफरेंट जीन, जो कि पाया जाता है हमारे बॉडी क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम में क्या होता है, जैसे अगर हम एक जीन की बात करें, जैसे कि हेयर कलर की बात करते हैं, हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो बात तो यहाँ पे सिर्फ हेयर कलर एक जीन की हो रही, पर उसमें कितने सारे कैरेक्टर मैंने बता दिए, 4, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे एंड व्हाइट। तो उसको हम कहते हैं एलील, कि जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा एलील, फर्स्ट नंबर पे जो हमारा जीन है मम्मी का, यहाँ पे आ जाएगा हेयर कलर, पापा का भी यहाँ पे आ जाएगा हेयर कलर। पर ऐसा हो सकता है मम्मी का ब्राउन हेयर है, पापा का ब्लैक हेयर है, तो हमें यहाँ कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, हमारे कुछ यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा उसी हेयर कलर के अंदर। दूसरा आई कलर की बात करेंगे तो ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। वैसे अगर पापा की ब्लू आईज है, मम्मी की ग्रीन आईज है, तो बेटे का जो हमारा ऑफस्प्रिंग रहेगा उसके अंदर कुछ अलग टाइप की आई कलर हमें देखने को मिलेगी। वो हमारे एलील के कारण होता है, जो कि हमारे जीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एलील्स। लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा 22 सेट्स में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पाए जाएंगे हमारे सेल्स के अंदर एनी टाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा, सभी हम कब बनेंगे, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा या फिर सेल डिवीजन में ही हेल्प करेंगे, उस टाइम हमारे सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होंगे। मतलब क्या, वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कभी आपको चोट लगेगी हुई हाथ या पैर में, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ रैशेस हो जाएगी, यहाँ कुछ जगह यहाँ पे क्लॉटिंग होनी चालू हो जाएगी। उस टाइम नए सेल्स के यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, कि यहाँ से खून बह रहा है, कुछ सेल्स यहाँ पे डैमेज हो गए, तो इसको डैमेज को फुल अप करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको रिपेयर करेगी और नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। उसी फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, उस टाइम हमारे सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी। और ये कब बनेगी, जब हमारे यहाँ पे पेयर में मियोसिस होगा, मियोसिस के टाइम पे ये बनेगी, और ये कब बनेगी, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे बनेगी, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, मतलब मियोसिस टाइम पे हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे फॉर्मेशन करता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रोमोसोम होता है वो हमारा मियोसिस में कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे उसके अंदर डिवीजन होता है देखेंगे हम, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, तो 2n का अगर हमारा सेल के अंदर क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देगा बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस का काम ही होता है कि सेल डिवीजन के अंदर के जो हमारा रिडक्शन डिविजन करेगा या फिर क्या करेगा, क्रोमोसोम नंबर को डायरेक्टली हाफ कर देगा हमारे सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर। उसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है ऑकर ड्यूरिंग द गामेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या होगा, एक n नंबर क्रोमोसोम आएगा मैटरनल बॉडी से और n नंबर क्रोमोसोम आएगा हमारे पैटर्नल बॉडी से। दोनों के न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे क्रोमोसोम के, और वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक डिप्लॉयड सेल मिलेगा हमारा, जिसके अंदर हमारा जाइगोट फॉर्मेशन करके आगे एम्ब्रियो के बाद बेबी बनेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होगा एक स्पेशलाइज्ड टाइप के यहाँ पे सेल डिवीजन होता है हमारे मियोसिस के अंदर, जिससे क्या होता है जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो हाफ हो जाता है। भी किसके अंदर होता है ये, बेसिकली हमारे जब गैमेटोजेनेसिस होता है हमारा प्लांट सेल या एनिमल सेल या ह्यूमंस के अंदर भी क्या होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो हमारे यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, जिसमें हमारा रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब अगर हमारा 2n का सेल नंबर है तो वह n के रूप में अगर अलग अलग टूट जाए उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इसमें वही दिया है डेफिनेशन के अंदर भी, 2 हैप्लॉइड सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉयड सेल इन नंबर। डिप्लॉयड सेल से अगर कोई 2 n नंबर के सेल्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, जो कि आता है हमारे फर्स्ट मियोसिस के अंदर। अगर हम इसको यहाँ पे देखें हमारे डायग्राम के थ्रू, ये जो पूरा डायग्राम बनाया गया ये पूरा मियोसिस का ही डायग्राम, मियोसिस साइकिल का डायग्राम है, जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के बारे में, ओके। यहाँ से एक ओवरव्यू बताया गया आपको सेल डिवीजन। तो वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा, आप नीट या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, आपको कई जानकारी होगा कि अगर सेल डिवीजन क्या होता है तो आपको जल्दी समझ में ग्रेस करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, इसमें हमारा क्या जो सेल नंबर है वो 2n से डायरेक्टली n नंबर में टूट जाए। देखते हैं डायग्राम के सही, जैसे हमें यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिए हुए हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हमारे सेट में दिए हुए हैं। मैंने अलग अलग क्रोमोसोम इसलिए लिए ताकि आपको ये दिखे आइडेंटिकल कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 सेट में पाए जा रहे हैं। अगले स्टेज में क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, स्लाइटली एक लाइन हो जाएंगे, इक्वाटर के ऊपर लाइन हो जाएंगे और यहाँ पे कंडेंस फाइबर से क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है। कंडेंस फाइबर से अगला क्या होगा, एनाफेज में जो कंडेंस फाइबर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दोनों अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ। दोनों का जो अलग अलग सेंट्रोमेयर है वो टूट जाएगा और क्रोमेटिड जो है वो स्प्लिट होकर अलग अलग पोल की तरफ चले जाएंगे, एक चले जाएगा ऊपर की तरफ, एक चले जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ से क्या होगा, फिर जो हमारा सेल है वो डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा यहाँ पे, और अलग अलग हमारा सेल जो है वो डिवाइड होकर अलग सेल फॉर्मेशन कर लेगा अलग अलग। मतलब क्या आप देख सकते हैं एक सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस से यहाँ पे 2n सेल से हमें क्या मिल रहा है, n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, डुप्लीकेट हुए अपने आप से, और यहाँ पे क्या होगा 23 के पेयर में हमारे क्रोमोसोम अगले सेल्स की तरफ चले गए। अब यहाँ पे 23 नंबर पे क्रोमोसोम चले गए, इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवाइड हो रहा है ना हमारा क्रोमोसोम, यहाँ पे 2n से क्या हो रहा है, n नंबर के इसमें डिवाइड हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जब इक्वेशनल डिवीजन में जाएगा हमारा, जब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा मियोसिस सेकंड चालू होगा, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, n नंबर ऑफ सेल से n नंबर सेल ही यहाँ पे कॉपी हो गए हूबहू, यहाँ पे कोई यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम हाफ नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम 2 हैप्लॉइड सेल, मतलब कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ आखिर में बनेंगे, किससे, 2 हैप्लॉइड सेल्स के नंबर से हमें 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, 2n के नंबर से हमें n नंबर के क्रोमोसोम मिल रहे थे, n नंबर के क्रोमोसोम से हमें और 4n के नंबर क्रोमोसोम मिलेंगे, 2n के नंबर से, 2 यहाँ पे सेल्स है ना, 2n के नंबर से हमें 4n के यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे सेल्स में। देखते हैं इसको, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, 2 यहाँ पे क्रोमोसोम दिए हुए हैं सेल्स के अंदर, 2 सेल्स के अलग अलग, उसमें क्या होगा, ये भी स्लाइटली इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। फिर यहाँ पे कंडेंस फाइबर, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटर पे लाई हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर को पकड़ लेंगे, अलग अलग पोल्स की तरफ खींचेंगे और स्प्लिट हो जाएंगे दोनों क्रोमोसोम्स, ये 2 इधर जाएंगे, 2 इस तरफ जाएंगे। वैसे सेकंड सेल के अंदर भी यही होगा। फिर आगे जाके साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे और दोनों अलग अलग सेल्स में टूट जाएंगे और यहाँ पे आखिरी में हमें 4 सेल डॉटर सेल यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह होता है हमारा इक्वेशन डिवीजन, जिसके कारण हमें 2 सेल्स से
4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल मिलते हैं 2 हैप्लॉइड सेल से, और 1 डिप्लॉइड सेल से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। यहाँ पे वो हमारा क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस कैसा होता है हमारे देख लिया हमने। इसके कारण हमें क्या होगा, क्रोमोसोम ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको पढ़ने में हमें और आसानी होगी। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है कुछ टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्या होता है ये, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारे यहाँ पे, जीन माना जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जीन माना जाता है जो कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर होता है। वही हमारा क्या हो रहा है यहाँ बताया जा रहा है कि जेनेटिक्स के अंदर आइडेंटिफाई कर दी गई क्रोमोसोम ही है वो जो क्रोमोसोम क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को, जिसके कारण हमारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, टर्म वाज गिवन बाय सूटन एंड बोबरी बाय द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सूटन और बोबरी ने सबसे पहले ये देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो जीन होता है वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जो हमारा डीएनए रैप होता है उसके अंदर हमारा जीन जो है वो लोकेटेड होगा। उसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम ही है वो सब जीन जो कि ट्रांसफर करता है वन जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पेरेंट्स के गैमेट के फॉर्मेशन के बाद। जो हमारा गैमेट के फॉर्मेशन होता है हमारे पेरेंट का, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसके कारण जो पैटर्नल और मैटरनल डीएनए का जीन रहेगा वो फॉर्म होगा, एक साथ कंबाइन होगा, जाइगोट बनाएगा और हमें ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बताया सबसे पहले सूटन एंड बोबरी साइंटिस्ट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, हमारे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थॉमस मॉर्गन, जिसने क्या किया, परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। जैसे से हम कहते हैं मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, वैसे हमारे थॉमस मॉर्गन थे उसको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मतलब कि इन्होंने मेंडल से भी ज्यादा जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे हमारे फ्रूट फ्लाई के ऊपर और भी अलग अलग चीजों के ऊपर इन्होंने किए थे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किया था, लिंकेज के बारे में इन्होंने बताया था, क्रॉसिंग ओवर के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिपेयर सम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इन्होंने लिंकेज की थ्योरी बताई थी, कैसे वो क्रोमोसोम की लिंकेज के बेसिस पे हम कैसे कैसे नए नए जनरेशन के अंदर वेरिएशंस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाई द थॉमस मॉर्गन सेलेक्टेड द फ्रूट फ्लाई। क्यों उन्होंने फ्रूट फ्लाई को चुना। जैसे हम बात करते हैं मेंडल केस में कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे कि इसके अंदर बॉडी जो हमारे कलर रहती है, हमारी बॉडी कलर फ्रूट फ्लाई की वो ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, जो इनकी आई कलर वो व्हाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकते हैं, विंग का शेप कुछ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में बात की थी, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी लाइफ स्पेन थी वो 2 वीक्स की थी। मेंडल ने भी ऐसी हो रहा था, जो पी प्लांट की लाइफ स्पेन थी 3 to 4 मंथ की थी, इसलिए लाइफ स्पेन शॉर्ट था, इसलिए उसने पी प्लांट को चुना। दूसरा, इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल फ्लावर। जो मेल फ्लाई थी वो विद रिस्पेक्ट टू फीमेल फ्लाई वो छोटी थी, फीमेल जो साइज में बड़ी थी और मेल जो थे वो छोटे थे। मेल का जो नीचे से एब्डोमेन था वो थोड़ा वाइडर था और फीमेल का था वो शॉर्टर था। मेल के एब्डोमेन के जस्ट ऊपर थोड़ा सा वो काले कलर के बैंड दिखते थे मेल के एब्डोमेन के पास, जबकि फीमेल के इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी बहुत सारे और भी चेंजेस देखने को मिले हमारे फ्रूट फ्लाई के अंदर, इसलिए थॉमस मॉर्गन जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चुना हमारे फ्रूट फ्लाई को, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। तीसरा, इजिली ग्रोन इन लेबोरेटरी, मतलब कि हम इजिली से ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और खास बात ये थी कि हमें यहाँ पे एक ही मीटिंग के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और फ्रूट फ्लाई यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्लाई आर प्रोड्यूस विद इन 1 मीटिंग ओनली। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे क्या पाया जाता है हमारे फ्रूट फ्लाई के अंदर, जिसमें से 3 होते हैं हमारे ऑटोसोम जो कि एग्जैक्ट मेल और फीमेल में क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, जबकि उसमें एक ऑटोसोम होता है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इसके अंदर मेल में रहेगा XY और फीमेल में रहेगा XX। ठीक है, और पॉइंट देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फॉर्म, मतलब इसमें बहुत सारे और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें देखने को मिली थी, जैसे कि विंग कलर जो है येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, उनकी बॉडी कलर को चेंज हो सकता है, आई कलर व्हाइट और रेड मैंने आपको बताया। इसी कारण जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जिसके कारण थॉमस मॉर्गन ने हमारे फ्रूट फ्लाई को चुना था। और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेल था इसमें हो जाएगा हमारा XY क्रोमोसोम के साइड के साथ, जिसको हम कहेंगे हेट्रोगैमेटिक। हेट्रो की क्या है कि यहाँ पे 2 अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, XL X नहीं दिख रहा है, XY दिख रहा है। ठीक है, X और Y दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेट्रोगैमेटिक मेल, और होमोगैमेटिक आ जाएगा हमारी फीमेल्स के अंदर, दोनों XX मतलब दोनों सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पाया जाएगा। X और X के यहाँ पे होमोलोगस हमारे क्रोमोसोम जो है वो पाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ हमारे TH मॉर्गन के, जो किया गया था हमारे ड्रोसोफिला के ऊपर। क्या क्या था एक्सपेरिमेंट में वो देखते हैं। ड्रोसोफिला आर जनरली रेड आई कलर की, हमारे ड्रोसोफिला जो होती है फ्रूट फ्लाई वो अधिकतर जो होती है रेड आई कलर की होती है, पर जब उन्होंने कल्चर मीडिया में चेक किया तो उसके वहाँ पे उन्हें एक व्हाइट कलर का आई कलर दिखा मेल फ्रूट फ्लाई के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया,
जो हमारा व्हाइट आई कलर मेल था फ्रूट फ्लाई, उसको क्रॉस करा दी गई रेड आई फीमेल फ्रूट फ्लाई के साथ, जो कि ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ये हमारे पेरेंट जनरेशन में आ जाएगा ना। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ, आगे जो हमारा फ्यूजन हुआ उससे हमें ऑफस्प्रिंग में मिला हमारा रेड आई कलर, यहाँ पे डोमिनेंट माना गया, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑफस्प्रिंग थे वो सारे रेड आई कलर यहाँ पे दिखने को मिले। मतलब कि क्या देखने को मिला, जो मेंडल की तरह हमारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, कि जो भी डोमिनेंट यहाँ पे ट्रेट रहेगा वो आगे हमारे जनरेशन में आएगा, ठीक है, अगले जनरेशन के अंदर आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया गया, आई कलर जो हमारे मेल का था व्हाइट वाला, उसको क्रॉस करा दिया गया रेड आई फीमेल के साथ। क्रॉसिंग के बाद मिला हमारे रेड आई फ्लाई, यहाँ पे सारे डोमिनेंट यहाँ पे मिले, कि मतलब यहाँ पता चल गया कि डोमिनेंट कलर जो है हमारा आई का वो यहाँ पे रेड है, व्हाइट नहीं है। तो यहाँ पे मेल डोमिनेंट नहीं है, फीमेल डोमिनेंट है, ठीक है, ये हमें फर्स्ट जनरेशन के में मिला। मेंडल भी कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें पता चला डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, मेंडल की तरह ही यहाँ पे उन्होंने किया सेल्फिंग, रेड आई कलर फ्लाई का क्या करा दिया गया, क्रॉस करा दिया गया रेड फ्लाई आई कलर हमारे मेल के साथ। मतलब हमने जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कराया रेड आई कलर मेल का और रेड आई कलर फीमेल का, तो हमें क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या मिलता है, यहाँ पे जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो किसकी रेशियो मिला, 3:1 के रूप में। मतलब कि 3 इसमें जो है वो रेड आई कलर के रूप में है और 1 जो है यहाँ पे 25% वो हमारे व्हाइट आई कलर के रूप में है। कि 75% जैसे अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पे रेड आई कलर फीमेल के अंदर ही देखा जा रहा है और 25% और कुछ हमारे मेल के अंदर व्हाइट आई कलर ही देखी जा रही है। तो उसको क्या लगा कि शायद रेड कलर जो आई है वो फीमेल के अंदर से पॉजिटिव आ सकती है, व्हाइट कलर की आईज जो है हमारी फ्रूट फ्लाई की वो सिर्फ मेल के अंदर ही आ सकती है। तो शायद ये आई कलर का कनेक्शन, जो जीन का कनेक्शन है वो शायद हमारे जीन का सेक्स से कुछ हो सकता है, कि सेक्स कनेक्शन जो है हमारे फ्रूट फ्लाई का रेड आइज की होगी वो फीमेल ही होगी और व्हाइट आइज होगी वो मेल ही होगी, इसलिए हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी के ऊपर इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट बनाया, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ते हैं। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। उसमें क्या किया, क्रॉस किया फर्स्ट रेड आई फीमेल को हमारे व्हाइट आई मेल के साथ। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहा है। क्या देखा, वेयर बोथ द रेड एंड व्हाइट आई कलर फ्लाई आर फॉर्म इन 25% रेशियो। मतलब कि जो यहाँ पे उनको जो डाउट था कि यहाँ पे शायद जो मेल और फीमेल में व्हाइट कलर और रेड कलर आई का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है व्हाइट और रेड कलर आई का हमारे मेल और फीमेल फ्लाई में, शायद सेक्स कनेक्शन से कुछ यहाँ पे हो सकता है, कनेक्शन हमारे सेक्स रिलेटेड कुछ हो सकता है। पर यहाँ पे वो रॉन्ग साबित हो गया, मतलब उनका जो डाउट था यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे जो रेड और व्हाइट कलर आई है जब उन्होंने फिर से यहाँ पे क्रॉसिंग वर्क किया तो सारे मेल और फीमेल दोनों 25% के रेशियो में हमारे व्हाइट और रेड दोनों आई कलर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। कंक्लूजन क्या निकाला हमारे टी.एच. मॉर्गन जी ने, कि जीन जो है वो आई कलर का वो लोकेटेड होगा हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो आपको यहाँ तक तो पता ही होगा कि फीमेल के अंदर होता है हमारा XX क्रोमोसोम होता है होमोलोगस जीन के अंदर, और जो हमारा मेल के अंदर होता है इसमें हमारा एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा हमारा वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि हमारा आता है हेट्रोगेमेटिक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल तो कैसे लेंगे, रेड आई कलर को हम डिनोट करेंगे A+ से और व्हाइट को डिनोट करेंगे सिंपल A से, ठीक है। तो एग्जांपल में लेते हैं हम, से हमें रेड आई कलर फीमेल देखना तो कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि जो उसके क्रोमेटिड रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे रेड आई कलर आएंगे, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है इसके पास, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेड आई कलर। दूसरा अगर हम देखते हैं एक एक्स क्रोमोसोम अगर हो सकता है इसका व्हाइट का हो, एक हो गया यहाँ पे रेड का हो, तो क्या हो सकता है हम यहाँ पे अलग अलग शो करेंगे, एक आ जाएगा +A, दूसरा आ जाएगा सिंपल A, ठीक है। वैसे चलते हैं हम मेल की तरफ, इसमें क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है, तो जो भी यहाँ पे दूसरा एक्स क्रोमोसोम आएगा उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, आई कलर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो उसमें मेल में कैसे लिखेंगे हम, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएगा हमारा रेड आई कलर, दूसरे के वाई क्रोमोसोम के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या आएगा, अगर जो हमारी फीमेल है उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे व्हाइट वाले आई के लिए है, मतलब सिंपल A के लिए है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर व्हाइट आई क्रोमोसोम हमें दिखेगा। मेल केस में सेम ऐसे होगा, हमारे एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमें व्हाइट आई कलर मिलेगा, दूसरा वाई के ऊपर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि मेंडल जो सोच रहे थे कि एक सेक्स से रिलेटेड कुछ है, कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसके बेसिस पे, पर ऐसा नहीं था। कि उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे 25% सारे के सारे मेल और फीमेल दोनों आए, और इससे ये कंक्लूड किया गया कि एक्स क्रोमोसोम जिसके पास भी होगा उसके ऊपर अगर व्हाइट आई कलर का जीन होगा उसके ऊपर, तो उससे हमारा जो फ्लाई है वो व्हाइट आई कलर के साथ ऑप्शन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है पॉइंट कंक्लूजन का, मेल हैव नो ऑप्शन फॉर आई कलर जीन, मतलब कि मेल के पास तो वैसे एक तो एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास दो है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, समझ लीजिए यहाँ पे एक हमारा रेड आई कलर का फीमेल का क्रोमोसोम इसका जुड़ गया, तो आगे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हमारा रेड आई कलर आ जाएगा। और एक चांसेस ऐसा हो सकता है कि अगर
ये वाला जो हमारा रेड आई कलर क्रोमोसोम है वो हमारे व्हाइट आई क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए मेल के, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो भी हमें रेड आई कलर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट है। तभी ये सिनेरियो होगा जब यहाँ पे हमें व्हाइट आई कलर की फीमेल मिलेगी जो कि रेसेसिव रहेगा, वो क्रॉस कराएगा हमारा रेसेसिव व्हाइट आई मेल के साथ, तभी हमें यहाँ पे व्हाइट आई कलर ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंक्लूड कराया। फीमेल हैव एन ऑप्शन फॉर आई कलर जीन दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जो हमारी फीमेल रहेगी, इसे ये दोनों सेम क्रोमोसोम है A+A+, तो ये आ जाएगा हमारा होमोजाइगस, ये अलग अलग ये आ जाएगा हमारा हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस ये कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट आप जो मैंने कल लेक्चर पढ़ाया था उसके मैंने यहाँ पे आंसर्स रिवील किए, आप इसे चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आंसर्स में सही हुए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फर्स्ट का आंसर है हमारा J.G. मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसका हम कहते हैं। सेकंड था मेंडल ने पी प्लांट पाइसन सताइवम के ऊपर कितने सालों तक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आ जाएगा आंसर 7 ईयर्स का। इमास्कुलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा मेल पार्टनर का कौन सा भाग निकाला जाता है हमारे फीमेल के फ्लावर से, उसमें आ जाएगा हमारा स्टेमेन। चौथा, हमारा कौन सा फ्लावर का कलर जो है वो डोमिनेंट माना जाता है हमारे पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसमें आ जाएगा हमारा वायलेट कलर का फ्लावर। पांचवा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो रेशियो बताता है हमारा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों के दोनों इसमें सेम आ रहा था, 1:2:1 का हमारा रेशियो आ रहा था। ठीक है, 6 क्वेश्चन था हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है बी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, उसमें जो पेरेंट का था ब्लड ग्रुप वो कैसे जीनोटाइप को शो कर रहा था, उसमें आंसर आ जाएगा हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएगा। उसमें फर्स्ट ऑप्शन था हमारा आई बी और दूसरा आ रहा था हमारा IB_i, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमारा जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था कैपिटल T स्मॉल टी और कैपिटल T स्मॉल टी का, उसमें हमारा रेशियो क्या आ रहा था हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, उसमें फिनोटाइप रेशियो के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो उसमें आ जा रहा था हमारा 3:1 का। इसके बाद में आज के जो लेक्चर आपको जो पढ़ाया है उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे और उसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिवील कर दूंगा। अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स वाज सूटन एंड बोबरी, सेकंड T.H. मॉर्गन, थर्ड D. वेरिस एंड फोर्थ इज कॉरन। Second question is Mendel's experiment was rediscovered in which year? Option 1 is 1865, option number 2 is 1900, option C is 1975 and option D is 1988. Last question of this session, how many sets of chromosome are present in a human body? 23 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, 20 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं या 19 पेयर के क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, प्लूरोट्रॉपी, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर और भी बहुत सारे हमारे इसमें टर्म है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।